हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडिको डायनेमिक। आज के इस वीडियो में अपन बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के एमएसएन की एक डिजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है अस्थमा। इस डिजीज़ में अपन इंट्रोडक्शन से लेके मैनेजमेंट तक सबको डिस्कस करने वाले हैं और जो इस डिजीज़ के नोट्स होंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब अपन डिजीज़ पे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट देख लेते हैं कि किसी भी डिजीज़ को अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। एमएसएन में जितनी भी डिजीज़ हैं उन सबको इसी फॉर्मेट में पढ़ना है। सबसे पहले अपन उसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मतलब वो डिजीज़ होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद कॉजेज़ देखेंगे, मतलब क्या क्या कारण होते हैं उस डिजीज़ के। उसके बाद अपन टाइप्स देखते हैं, मतलब कितने टाइप्स की होती है वो डिजीज़। फिर देखते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि वो डिजीज़ कैसे कॉज होती है, मतलब क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट होता है वो होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को अपन साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं कि मतलब डिजीज़ में क्या क्या साइन आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। फिर सिक्स्थ होता है डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। इसके अंदर सारे टेस्ट आ जाते हैं जो भी अपन टेस्ट करते हैं डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और एक होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन जितनी भी मेडिसिन वगैरह ये सब पढ़ेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन जो भी नर्सिंग केयर देंगे वो सब। अब अपन अपनी डिजीज़ स्टार्ट करते हैं जो आज की है अस्थमा। तो देखो अस्थमा में सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे। तो अस्थमा की डेफिनेशन है, अस्थमा इज अ क्रॉनिक लंग डिजीज इन विच ए पर्सनस एयरवे रिस्पॉन्ड इन हाइपर एक्टिवेट टू सर्टेन स्टिमुलाई कॉज एयरवे इन्फ्लामेशन एंड नैरोविंग। अब देखो अस्थमा की डेफिनेशन को समझते हैं। अस्थमा इज अ क्रॉनिक लंग डिजीज। क्रॉनिक लंग डिजीज मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली लंग डिजीज इन विच ए पर्सन एयरवे में जो मतलब पर्सन का एयरवे होगा वो किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब जैसे कोई एलर्जन हो गया या डस्ट हो गया, उसके अगेंस्ट में जो पर्सन का एयरवे होगा वो हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा, जिससे क्या होगा, एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा और एयरवे में नैरोविंग हो जाएगी। अब अगर इसको अपन ईजी वे में समझें तो ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ ए थ्री स्टेप प्रॉब्लम। थ्री स्टेप प्रॉब्लम में क्या क्या आएगा, एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, और थर्ड होगा ब्रोंकियोस्पाज्म। ब्रोंकियोस्पाज्म मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ये चीज़ें आप डायग्राम में देखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी, तो इसके लिए डायग्राम दिखा देता हूँ। तो अब डायग्राम में देखना, देखो ये है अपने ब्रोंकस का डायग्राम। जिन लोगों को ब्रोंकस नहीं पता रुको उनको दिखा देता हूँ। देखो ये लंग्स अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसके अंदर ये सबसे पहले है विंड पाइप, और विंड पाइप जब नीचे आता है और लंग्स में एंटर करता है तो ये ब्रांचेस निकलती है। इन ब्रांचेस को ही अपन ब्रोंकस बोलते हैं। तो ये जो साइड में अभी डायग्राम दिखाया था वो इस ब्रोंकस का ही है। अब उस डायग्राम पे चलते हैं अपन। तो अब इस डायग्राम में देखना, इस डायग्राम में जो फर्स्ट है वो है नॉर्मल एयरवे, मतलब नॉर्मली एयरवे कैसा होता है। सेकंड है अस्थमैटिक एयरवे, मतलब जो अस्थमा पेशेंट होता है उसका एयरवे कैसा हो जाता है। और थर्ड है अस्थमैटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक, मतलब अटैक जब अस्थमा का अटैक आता है तब पर्सन का एयरवे कैसा हो जाता है। अब देखना इनमें चेंजेस देखना। नॉर्मल एयर में ल्यूमिन का साइज़ नॉर्मल है, उसके अंदर प्रॉपर एयरवे पास हो रही है। मगर जो अस्थमैटिक एयरवे होता है वो उसका ल्यूमिन का साइज़ कम हो जाता है, वो नैरो हो जाता है। नैरो मतलब साइज़ कम हो जाना, और जो वॉल होगी वो थिक हो जाएगी। ये जो वॉल थी ये थिक हो जाएगी। वहीं पर ही जब अस्थमा अटैक आता है तो ये ल्यूमिन का साइज़ और कम हो जाता है, मतलब देखो इतना कम हो गया। इससे क्या पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है बहुत ब्रीथिंग करने में, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो इन्फ्लामेशन होगा वो भी बढ़ जाएगा, जो स्मूथ मसल होगी वो भी टाइट हो जाएगी। अब अपन अस्थमा के कॉजेज़ पढ़ेंगे। तो देखो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस वजह से अस्थमा हो सकता है। तो सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन अस्थमा को ट्रिगर करेगा। सेकंड हो गया डस्ट, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे जहाँ पे ज़्यादा डस्ट है वो भी एक अस्थमा का कॉज हो सकता है। थर्ड हो गया एलर्जन, मतलब कोई भी अगर एलर्जन हुआ जो एलर्जी कर रहा है अपने एयरवे के अंदर, वो भी एक कॉज हो सकता है। फोर्थ हो गया एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे, जैसे कि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो एयरवे को वो इरिटेट कर सकता है। उसके बाद आ गया वेदर और टेम्परेचर। वेदर टेम्परेचर को अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि विंटर्स है, विंटर्स में कोल्ड एयर अपन इनहेल कर रहे हैं तो वो भी एयरवे को डिस्टर्ब कर सकता है, और ये भी एक कॉज हो सकता है अस्थमा का। इसके बाद है केमिकल इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स में गैसेस आ जाएगी। और इसके बाद है सर्टेन मेडिकेशन लाइक एनएसआईडी। एनएसआईडी होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब समझ लेना कि कुछ मेडिकेशन की वजह से भी कॉज हो सकता है अस्थमा।
एक होता है जेनेटिक, मतलब अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फैमिली में किसी को अस्थमा है तो वो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके बाद लास्ट है ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई। ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई कैसे, जैसे कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पर बहुत डस्ट है या एयर पॉल्यूशन है, तो वो भी एक कॉज हो सकता है अस्थमा का। अब अपन अगला देखेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा। टाइप्स कितने होते हैं अस्थमा के, वैसे तो टाइप ज़्यादा होते हैं मगर ये मेन 5 टाइप है जिनको अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है एक्सट्रेंसिक अस्थमा, जिसको एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, मतलब नाम से देखो समझना, एक्सट्रेंसिक मतलब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गए, इनकी वजह से अस्थमा कॉज होता है। इसके बाद है इंट्रेंसिक अस्थमा। इंट्रेंसिक अस्थमा मतलब देखो नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि इंट्रेंसिक मतलब कुछ इंटरनल फैक्टर्स होंगे जैसे कि इन्फेक्शन हो गया या फिर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। अब थर्ड है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कैसे, कि अपन हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे कि रनिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा या फिर स्विमिंग कर रहे हैं, तो उस वो भी अस्थमा को इंड्यूस कर सकता है। इसके बाद है नॉकटर्नल अस्थमा। नॉकटर्नल वर्ड जहाँ भी आएगा ये समझ लेना कि वो नाइट से रिलेटेड है। तो ये अस्थमा तो नॉर्मली होता है मगर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो रात के टाइम में सीवियर हो जाते हैं। मतलब जब पेशेंट होगा रात के टाइम में उसको सीवियर सिम्टम्स दिखेंगे अस्थमा के। और लास्ट होगा ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल नाम से समझ में आ रहा होगा कि जहाँ अपन जॉब करते हैं या जहाँ काम करते हैं उसकी वजह से अस्थमा। इसके आगे लिखा हुआ है ब्रीथिंग इन केमिकल फ्यूम्स, गैसेस एंड डस्ट। मतलब जो लोग ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल फ्यूम्स है या फिर गैसेस है या फिर डस्ट है, तो वो भी अस्थमा को ट्रिगर करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे कॉज होता है अस्थमा, मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इसमें देखो सबसे पहले है ट्रिगर फैक्टर्स। ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कि कोई भी डस्ट पार्टिकल हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, इन सब के वजह से क्या होगा, एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा। मतलब जो अपना एयरवे होगा वो इन्फ्लाम्ड हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने के बाद जो एयरवे में होगा वो हाइपर सिक्रीशन होगा म्यूकस का, एयरवे में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और एयरवे में ब्रोंकियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होगी। तो अब इन तीनों सिम्टम आए, ये तीनों की वजह से देखो क्या हो जाएगा, जो एयर पैसेज होगा वो नैरो हो जाएगा। मतलब नैरो हो जाएगा इसका मतलब उसमें बहुत कम जगह बच जाएगी एयर पास होने के लिए। वो आपको साइड के डायग्राम में भी दिख रहा होगा। देखो नॉर्मल एयरवे है ना, उसके अंदर साइज़ है, मगर जो अस्थमैटिक एयरवे है ना उसके अंदर ल्यूमिन का साइज़ देखो कितना कम हो गया। तो इसकी वजह से डिफ़िकल्टी होगी अपन को ब्रीथ करने में, जो कि ये साइनस सिम्टम लिखे हुए हैं। विजिंग साउंड आएगा, कफ मतलब खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और टाइटनेस इन चेस्ट होगी, चेस्ट में टाइटनेस फील होगी। तो ये था अपना पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं अस्थमा के। पहला होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब जो ब्रीथिंग होगी, जो रेस्पिरेशन रेट होगी वो कम हो जाएगी। क्यों हो रही है, क्योंकि एयर पैसेज ब्लॉक हो चुका है और उसकी वजह से जो ब्रीथिंग रेट है वो भी कम हो जाएगी। सेकंड होगा विजिंग साउंड। इसको अच्छे से याद कर लेना, जो अस्थमा होगा इसमें विजिंग साउंड आएगा। जो अस्थमेटिक पेशेंट होंगे उनमें आपको विजिंग साउंड सुनाई देगा। अगर आपको विजिंग साउंड सुनना है तो देखो मैं सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना कि कैसा होता है। तो ये था विजिंग साउंड, कि अस्थमेटिक पेशेंट में ऐसा साउंड आएगा लंग से जब अपन स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे। थर्ड होगा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग मतलब प्रॉब्लम होगी ब्रीथ करने में, सांस लेने में। ये अस्थमेटिक पेशेंट में होता है, आपने कॉमनली देखा होगा। फोर्थ होगा कफिंग। कफिंग मतलब खांसी आना, जो अस्थमेटिक पेशेंट होगा वो बहुत खांसेगा। फिफ्थ होगा चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट में उसको टाइटनेस फील होगा, मतलब जब उसको ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं हो रही तो उसकी वजह से उसको चेस्ट में टाइटनेस फील होगा। और लास्ट होगा म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस प्रोडक्शन आपने देखा था पैथोफिजियोलॉजी में कि एयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है और उसके बाद म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है और ये ब्लॉक कर रहा है अपने एयर पैसेज को। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे जो कि अस्थमा में होते हैं। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कि डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या क्या होंगे, मतलब अपन क्या क्या टेस्ट करेंगे अस्थमेटिक पेशेंट में। सबसे पहला होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब पेशेंट को देखकर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सेकंड हो गया फैमिली हिस्ट्री, मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि पहले किसी को अस्थमा तो नहीं था या फैमिली में से किसी को अस्थमा तो नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिक भी ट्रांसफ़र होता है। थर्ड होगा स्पायरोमेट्री,
स्पायरोमेट्री में क्या होगा, देखो एक डिवाइस होता है, साइड में मैंने डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में देखना, ये एक डिवाइस होता है जिससे अपन चेक करते हैं कि हाउ मच एयर यू एक्सेल, मतलब कितनी एयर अपन बाहर निकाल रहे हैं, और हाउ फोर्सफुली यू कैन ब्रीथ आउट, मतलब कितने फोर्स के साथ अपन ब्रीथ आउट कर रहे हैं। इससे अपन को पता लगता है कि कितना ब्लॉकेज है, कितना नैरो हो रही है अपने ब्रोंकियल, और कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है अस्थमा की। इसके बाद आएगा एक पल्स ऑक्सीमेट्री भी करते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री में क्या होता है, देखो एक डिवाइस होता है, देखो इस साइड में डायग्राम है, एक डिवाइस होता है जो कि अपन को बताता है कि ऑक्सीजन कितना है अपनी ब्लड स्ट्रीम में। तो ये पल्स ऑक्सीमेट्री भी एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब एक टेस्ट है जो कि अस्थमा में करते हैं। उसके बाद होगा चेस्ट एक्सरे, अपन चेस्ट का एक्सरे भी करेंगे। और लास्ट होगा ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड। ऑस्कल्टेशन कैसे करेंगे, अपन स्टेथोस्कोप लेके जो ब्रीथ साउंड होंगे वो सुनेंगे, तो उसमें विजिंग साउंड आएगा। विजिंग साउंड आपको बताया था कि कैसा होता है, तो ये विजिंग साउंड आएगा। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, कि अपन उसको कौन कौन सी मेडिकेशन देंगे। तो उसमें सबसे पहला है ब्रोंको डायलेटर। देखो ब्रोंको डायलेटर नाम से आपको लग रहा होगा, देखो ब्रोंको मतलब ब्रोंकस, और डायलेटर मतलब उसको जो वाइड करता है, मतलब जो उसको चौड़ा करता है ब्रोंकस को। तो इसके अंदर अपन क्या देंगे, एल्बेट्रॉल, साल्बुटामॉल और फॉर्मेट्रोल। ये तीनों ही जो ड्रग है ये अपने एयरवे, देखो साइड में डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एयर पैसेज बिल्कुल एकदम नैरो हो जाता है, तो इसको वाइड करने के लिए अपन देंगे ब्रोंको डायलेटर, जो कि होते हैं बीटा अगोनिस्ट। ये क्या करती है, जो बीटा रिसेप्टर होंगे उसको स्टिमुलेट करेगा, और वो अपनी स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल है अपने ब्रोंकस की, उसको रिलैक्स कर देगा, उसको रिलैक्स करके ब्रोंकस का डायलेशन करवा देगा। सेकंड है जैंथिन डेरिवेटिव्स। जैंथिन डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, जो स्मूथ मसल होते हैं ब्रोंकस के उसको रिलैक्स करते हैं, मतलब जो ये जो ब्रोंकस है इसके जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स करेंगे। उसको रिलैक्स करने से पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ब्रीथिंग प्रॉपर होने लगेगी। तो इसके अंदर जो अपन ड्रग देते हैं वो है थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन और अमीनोफाइलिन। ये तीनों ड्रग देते हैं अपन जैंथिन डेरिवेटिव्स में। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक क्या है, दीज ड्रग्स इंड्यूस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। ये भी जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स करेगी, एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। और जो म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, आपने डायग्राम में देखा होगा, ये म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, इसको कम करेगी। अब इसका एग्जाम्पल है इप्राट्रोपियम और एट्रोपिन सल्फेट। ये जो एट्रोपिन सल्फेट है आपने नेबुलाइजेशन में भी देखा होगा देते हुए, तो ये इसके अंदर ड्रग्स यूज़ करेंगे अपन। अब फोर्थ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जहाँ भी आए, एक चीज़ याद रखना, वो इन्फ्लामेशन को कम करेगा। तो ये है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक। मतलब अपन ने पढ़ा था कि इन्फ्लाम्ड वॉल हो रही है, देखो डायग्राम में साइड में, तो ये इस इन्फ्लामेशन को कम करेगा। जिसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन और बेटामेथासोन। ये तीनों ड्रग देंगे अपन एज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। अब लास्ट है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या करेंगे, जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर होते हैं सेल वॉल पे उनको ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि इन्फ्लामेशन नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल है मॉन्टेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट। तो ये था मेडिकल मैनेजमेंट अस्थमा का। नर्सिंग मैनेजमेंट आप बुक से पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में अपन ने शॉर्ट में अस्थमा के बारे में पढ़ा कि क्या होता है अस्थमा, उसके कॉज क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, यही सब के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना और शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ।